हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट रहेगा आपका कंप्यूटर का। ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है जिसको कि आपका 25 अंक का होता है। ठीक है, कितने अंक का? 25 नंबर का ये टोटल पेपर होता है। घंटे का इसमें समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज की इस क्लास में इस पेपर को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इसके साथ ही आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये जो पीडीएफ फाइल है, ये जो मॉडल पेपर है, इसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, और इसके साथ साथ ऑलरेडी हमने मॉडल पेपर सॉल्व करा दिए हैं थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के। ये दोबारा से आपको दिए जा रहे हैं सभी मॉडल पेपर। तो पहले वाले मॉडल पेपर और इन वाले मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर बनाकर दे दी गई। यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मॉडल पेपर की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सभी मॉडल पेपर की क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर निम्नलिखित में एक स्टोरेज यूनिट नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, आपसे ये पूछा गया कि यूनिट नहीं है, स्टोरेज यूनिट नहीं, यानी कि जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसी कौन सी यहाँ पर यूनिट है जिसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता? क्या वो माउस है, क्या वो डीवीडी है, क्या वो पेन ड्राइव है, क्या वो हार्ड डिस्क है? तो यहाँ पर आपको पता होगा डीवीडी के अंदर आपका डेटा रहता है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो। ठीक है, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो। ठीक है, इसके अलावा हार्ड डिस्क कंप्यूटर का ही एक भाग होता है। ठीक है, और इसमें भी आपका क्या रहता है? डेटा रहता है। इसी तरह से पेन ड्राइव तो बच्चे को पता है कि भैया पेन ड्राइव में क्या, फिल्म पढ़वा लीजिए, गाने पढ़वा लीजिए, ठीक है, फोटो पढ़वा लीजिए, सारी चीज़ें पेन ड्राइव में आ जाती हैं। ठीक है, तो पेन ड्राइव में भी डेटा को हम कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो माउस होता है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि माउस के अंदर आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं? ठीक है, तो माउस क्या होता है? माउस केवल और केवल एक इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और ये एक इनपुट डिवाइस है। इसमें किसी तरह का डेटा आप नहीं रख सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा माउस, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर लगाइएगा। प्रश्न 1 का राइट आंसर आपका हो जाएगा माउस। ये एक इनपुट डिवाइस है, ये किसी तरह की स्टोरेज यूनिट नहीं है। ठीक है, आपसे यहाँ पर यही पूछा गया था कि यूनिट नहीं है, स्टोरेज यूनिट नहीं है। कौन नहीं है? ये माउस स्टोरेज यूनिट नहीं है, बल्कि ये एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 2 की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। MICR में सी का पूरा नाम यहाँ पर बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सी का पूरा नाम क्या होगा? क्या कैचे होगा, क्या क्रोड होगा, क्या या फिर कैडेट होगा या फिर कैरेक्टर होगा? तो MICR में सी का जो पूरा नाम होता है वो होता है आपका कैरेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक, और सी से होता है आपका कैरेक्टर, आर से होता है रीडर। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर जो स्पैम शब्द आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, जो कि जालसाजी की दुनिया से रिलेटेड है। तो ये जो स्पैम शब्द है वो किससे संबंधित है? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या खेल से, क्या कंप्यूटर से, क्या क्रिकेट से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्पैम क्या होता है? एक तरह से यहाँ पर धोखाधड़ी होती है और ये कंप्यूटर पर आधारित होती है। किससे? कंप्यूटर आधारित धोखाधड़ी होती है, चाहे वो आपके मोबाइल पर ही क्यों ना हो। ठीक है, स्पैम करके आजकल आपने देखा ही होगा किस तरह से जो साइबर फ्रॉड है वो फ्रॉड करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं स्पैम के थ्रू। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, ये जो शब्द है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, स्पैम। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4 है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लाभ क्या क्या हैं? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो संसाधनों के संबंध में समन्वय में सहायक है। इसके अलावा उत्तरदायित्वों की भावना का विकास संभव है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के ये लाभ हैं। तो ये दोनों ही लाभ हैं। ठीक है, ये दोनों ही सही ऑप्शन है। तो इसके लिए आप ऑप्शन सी लगाइएगा, जिसमें ए ऑप्शन भी है और बी ऑप्शन भी है। दोनों ही ऑप्शन के लिए आपको सी ऑप्शन टिक करना ही पड़ जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, अभी यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 5 आ चुका है। उपग्रह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कौन संचालित किए जाते हैं? क्या इंटरनेट, क्या दूरदर्शन, क्या वीडियो, क्या उपरोक्त सभी? तो ये सारे के सारे जो हैं ये इंटरनेट, दूरदर्शन और जो वीडियो है ये सैटेलाइट के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं, यानी कि उपग्रह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लगाइएगा। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी जो हैं ये सैटेलाइट यानी कि उपग्रह के द्वारा संचालित किए जाते हैं। अब यहाँ से आपके तिलगुत्ती प्रश्न स्टार्ट हो चुकी है। इसी बात पर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार जो मॉडल पेपर हैं वो दिए जा रहे हैं। परीक्षा तक धमाकेदार तरीके से आपकी तैयारी करी जाएगी और इसी महीने में संभवतः आपकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। बहुत जल्द आपके परीक्षा फॉर्म आ जाएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और मॉडल पेपर को भी डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, वहां से जाकर आप इस मॉडल पेपर को
फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कोई 2 लाभ लिखिए। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या लाभ होता है? सबसे पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रत्यक्ष शिक्षण की तरह ही लाभकारी साधन है। यानी कि इसमें क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यदि कोई शिक्षक उसे पढ़ा रहा है शिक्षार्थी को, तो वह शिक्षक को देख सकता है। जो शिक्षार्थी यानी कि जो छात्र है वो शिक्षक को देख सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जिस तरह से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से क्लास में बैठकर बच्चा शिक्षा ग्रहण करता है, छात्र शिक्षा लेता है, उसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी आप जो है उस शिक्षक को देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया, दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बहुत उपयुक्त साधन है। जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है उसमें ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब प्रश्न संख्या 2 आपका सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 2 की जगह आपका प्रश्न 7 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अतिलोकित प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7 है, ई बुक्स से आप क्या समझते हैं? ई बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे जो आंसर है वो यहाँ पर ऊपर वाला क्वेश्चन का ये आंसर ये टाइप हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए ये जब आपको ये मॉडल पेपर टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा तो इसे चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि सही कर दिया जाएगा। ई बुक्स क्या होती हैं? इंटरनेट पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंटेंट होता है डिजिटल फॉर्मेट में, इंटरनेट पर डिजिटल फॉर्मेट में जो कंटेंट आपको दिया जाता है, जो बुक्स आपको उपलब्ध कराई जाती हैं डिजिटल फॉर्मेट में, जिसे आप केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं उन्हें, ठीक है, तो वही क्या होता है, ई बुक्स होती हैं। जिसकी अगर आपको कई सारे पेजेस की यहाँ पर कलेक्ट कर, कई सारे पेजेस को यहाँ पर जोड़कर एक बुक्स आपको उपलब्ध करा दी जाए इंटरनेट पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वह आपकी ई बुक की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। इंटरनेट पर जो आपको बुक्स उपलब्ध कराई जाती हैं डिजिटल फॉर्मेट में, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ई बुक्स कहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही कर दिया जाएगा आंसर, ठीक है। जैसे ही आपका टेलीग्राम ग्रुप पर ये मॉडल पेपर आएगा, इससे क्वेश्चन का आंसर सही करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप घबराइएगा नहीं। प्रश्न संख्या 8 आपका, स्लाइड के द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? स्लाइड जो होती है उसके द्वारा प्रस्तुति का क्या महत्व है? तो इस प्रकार की प्रस्तुति से जो चीज़ें हैं वो सरलता से समझ में आती हैं, ठीक है। पावर पॉइंट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यह स्लाइड बनाने के लिए पावर पॉइंट का जो यूज़ है वो किया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, शिक्षा में उपयोगी किन्हीं 4 माध्यमों के नाम बता दीजिए। तो शिक्षा में रेडियो उपयोगी होता है, टेलीविज़न भी उपयोगी होता है, इन सबसे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप आपने देखा ही होगा। इसके अलावा टैप रिकॉर्डर हो गया, ठीक है, इन सबसे क्या करते हैं आप एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, शिक्षा में उपयोगी साधन। प्रश्न संख्या 10 आपका, कंप्यूटर शिक्षा की शिक्षा का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर की शिक्षा ने व्यक्ति के सामान्य कार्यों को करने की क्षमता में अभिवृद्धि कर दी है। जो कार्य पहले 20 व्यक्तियों द्वारा 10 दिनों में किया जाता था, वह केवल 2 व्यक्ति कंप्यूटर के माध्यम से 1 घंटे में कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर फायदा हुआ है कंप्यूटर से, और कहीं ना कहीं इससे कुछ नुकसान भी हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 11, URL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जो वेबसाइट में URL होता है उसका पूरा नाम क्या था? URL का पूरा नाम होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये URL की फुल फॉर्म होती है। यहाँ से अब आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 12 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फटाफट। यातायात के क्षेत्र में इंटरनेट की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। प्रकाश इधर से पढ़ रहा है, अब ध्यान दीजिएगा इधर। टिकट बुक करने में, ठीक है, यातायात के क्षेत्र में टिकट बुक करने में इंटरनेट काफ़ी यूज़ किया जाता है। आपने देखा ही होगा, विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के आप जो ऑनलाइन टिकट है वो कैसे बुक करेंगे? आप ही बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। विदाउट इंटरनेट के आप टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन की बात की जा रही है यहाँ पर, विंडो से जाकर तो आप तो कैसे भी करके, लड़ाई झगड़ा करके, कैसे भी करके आप टिकट ले लीजिए। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको खुद से स्वयं ऑनलाइन टिकट बुक करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट का कनेक्शन करना ही होगा। और दूसरा पॉइंट है यहाँ, यातायात के साधन के समय सारणी की तत्काल जानकारी। बिल्कुल, यहाँ पर जो जानकारी है वो भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, घर बैठे, ठीक है, घर बैठे कि कौन सी ट्रेन कितने समय किस प्लेटफॉर्म पर, किस सेक्शन पर जा रही है, आ रही है, कौन सी ट्रेन कहाँ चली है, सारी की सारी चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। क्या लगता है आपको विदाउट इंटरनेट के आप ये सारी चीज़ें देख पाएंगे? और पॉइंट 3 है, ट्रेनों के आवागमन की रियल टाइम जानकारी, ठीक है। आवागमन जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी ट्रेन किधर से आ रही, किधर से जा रही है, कहाँ से जाने वाली है, कहाँ से जाएगी, ये सारी रियल टाइम, मतलब जो इस समय ट्रेन कहाँ पर चल रही है वो आपको रियल टाइम जानकारी ये इंटरनेट के माध्यम से मिल जाती है। और यहाँ पर पॉइंट 4 है, वाहनों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का ऑनलाइन होना, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, सब इंटरनेट के माध्यम से ही संभव हो पाया है। अगले प्रश्न को बढ़ चुके हैं हम यहाँ पर। प्रश्न का 13, यूनिफॉर्म विषय का आंकड़ों हेतु डिजिटलाइजेशन की आवश्यकता को लिखिए। तो यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से डिजिटलाइजेशन, ठीक है, डिजिटलाइजेशन से शैक्षिक की सुविधा हेतु बजट बनाने का जो कार्य वो आसानी से किया जा सकता है। यूनिफॉर्म वितरण में कुल कितनी धनराशि लगेगी, इसका ज्ञान आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद पॉइंट 2 है, यूनिफॉर्म संबंधी आंकड़ों से विद्यालय प्रशासन और अभिभावकों के मन में अपनी शंकाओं का समाधान प्रभावी रूप से किया जा सकता है।
इसके अलावा यहाँ पर पॉइंट 3 है, जातिगत और आरक्षित श्रेणी के छात्रों के साथ वितरण में हेराफेरी नहीं की जा सकती है। और पॉइंट 4 है, ऐसी तकनीक से अभिभावक को इस विषय का ज्ञान हो जाता है कि यूनिफॉर्म पर विद्यालय प्रशासन द्वारा कितना धन सदुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि दुरुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, और सदुपयोग किया जा रहा है, ठीक है, इसी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। इसका प्रश्न संख्या 14, कंप्यूटर के लिए विकसित किन्हीं 3 प्रोग्राम के नाम बता दीजिए। तो सबसे पहला प्रोग्राम है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। कंप्यूटर के इस प्रोग्राम के अंतर्गत नई फाइल बनाना और सुरक्षित रखना सरल होता है। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तक देने वाला अधिकार कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट है MS एक्सेल होता है, ठीक है। ये प्रोग्राम तुलनात्मक अध्ययन, सारणीय तथा ग्राफिक्स प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक। इसके बाद होता है आपको पावर पॉइंट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्लाइड्स के बनाने में। पावर पॉइंट के द्वारा निम्न कार्य किए जा सकते हैं: प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने में, जिसकी मैंने आपको बताया, आउटलाइन नोट्स बनाने में, इसके अलावा पारदर्शिकाओं का निर्माण आदि, ठीक है। ये सारे कार्य पावर पॉइंट के हैं। प्रश्न संख्या 15 की ओर हम यहाँ पर बढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 15, शैक्षिक प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो MS कुलकर्णी के अनुसार, ठीक है, SS कुलकर्णी के अनुसार प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों का शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहा जाता है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के द्वारा अल्प समय में अधिक से अधिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 16 आपका freshersworld.com, ये एक वेबसाइट है, इसकी क्या भूमिका है हमारे क्षेत्र में, ठीक है। तो फ्रेशर्स वर्ल्ड एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आपको हर तरह की नौकरियां मिलेंगी। अगर आप नौकरी की तलाश करें तो ये वेबसाइट नौकरी तलाश करने में आपको बहुत मदद कर सकती है। लेकिन इस वेबसाइट की जो खास बात है कि अगर आपको ये नौकरी प्रोवाइड करती है तो आपसे कुछ पैसे चार्ज करती है। तो अगर आप जॉब तलाश करें तो इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, अपनी अर्हता और योग्यता के अनुसार नौकरी देख सकते हैं। ये फ्रेशर्स वर्ल्ड वेबसाइट के बारे में जानकारी लिखी गई है, ठीक है। साइबर क्राइम क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। तो साइबर क्राइम स्पेस में किया गया कोई भी अपराध, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर या संचार नेटवर्क या दोनों का प्रयोग किया गया हो, साइबर क्राइम कहलाता है। जिसकी हैकिंग हो गया, हैकिंग क्या एक तरह का साइबर क्राइम है, ठीक है। पैसों की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी, अवैध ईमेल भेजना, कंप्यूटर पर वायरस इत्यादि डालकर कंप्यूटर को हैक कर लेना, ठीक है, ये सब साइबर क्राइम करने वालों पर साइबर नज़र रखने के लिए साइबर सेल का भी गठन किया जाता है, ताकि साइबर क्राइम की घटनाओं को कम किया जा सके, ठीक है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 18 है, ऑनलाइन चैटिंग के क्या लाभ हैं? ठीक है, तो ऑनलाइन चैटिंग से लाभ भी हैं लेकिन कुछ हानियां भी हैं, तो ध्यान से कीजिएगा ऑनलाइन चैटिंग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यक्ति को टाइपिंग की जानकारी हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, कंप्यूटर एवं इंटरनेट का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। व्यक्ति को लिखित विचार प्राप्त होते हैं जिन्हें भविष्य की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी तरह से डिजिटल रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति दूर दराज शहरों से दूर देशों में बैठे अपने संबंधियों से दृश्य रूप में वार्तालाप कर सकता है, यानी कि फेस टू फेस बात कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आपके लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। इसके अलावा नीचे यहाँ पर आपके आंसर की भी दी हुई है, तो इस PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद